आज से तकरीबन 3.5 दशक पहले इस देश में मंडल आंदोलन की बयार चली थी। कल बीपी मंडल का जन्मदिन है, 25 अगस्त को। बीपी मंडल जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पुराने समाजवादी नेता थे। मंडल कमीशन की सिफारिश, जिसके बाद मंडल आंदोलन और मंडल कमीशन मंडल आंदोलन को क्रिस्टोफ जाफले के शब्दों में कहें तो वो इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन था, यानी भारत की मूक क्रांति। आजादी के बाद के भारत को आपको अगर विभाजन रेखा के रूप में खोजना हो तो मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद का भारत वो बनाना पड़ेगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जिसने इस देश की आधी से ज्यादा आबादी को हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई को बुनियादी लड़ाई में तब्दील किया। इस देश के समाजवादी नेताओं ने, संविधान को मानने वाले नेताओं ने और सामाजिक न्याय को अपने विचार के रूप में आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद में आरोपित करने वाले नेताओं ने उस लड़ाई को लड़ा। और बीपी मंडल को याद करते हुए आज भारत की 2025 में, जब अमृतकाल चल रहा है, एक संसदीय समिति जो शिक्षा के जगत से जुड़ी हुई है, उसने इस देश के सामने सिफारिश की है कि इस देश के निजी क्षेत्र के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और खासकर ओबीसी जितने होने चाहिए, न वो विद्यार्थी में हैं, न वो फैकल्टी में हैं। इस देश का अकादमिक संस्थान आज भी समावेशी नहीं बन पाया है। एक बहुत ही हलचल पैदा करने वाली रिपोर्ट जो इस देश की संसदीय समिति ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने देश के सामने रखी है, आज उस पर मैं बात करूंगा कि क्यों उस समिति को कहना पड़ा कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा। बात शुरू करूं उसके पहले समाजवादियों का इतिहास, उस इतिहास में उच्च शिक्षा की जब भी बात आएगी तो मंडल आंदोलन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान लागू होने के बाद जिस एक क्रांतिकारी दस्तावेज ने देश की तकदीर बदल दी, उसका नाम था मंडल कमीशन की रिपोर्ट। उसको लागू करने के बाद भी कुछ लोग कमंडल लेकर निकले, कुछ लोग उसके विरोध में कोर्ट गए, कुछ लोग उसके विरोध में आत्मदाह करने लगे, सड़कों पर नारे लगाने लगे। मंडल आंदोलन के समर्थक नेताओं, चाहे वो माननीय कांशी राम रहे हों या लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, दक्षिण भारत में करुणानिधि से लेकर के पूरे भारत के समाजवादी नेताओं ने जो लड़ाई लड़ी, उन सब के खिलाफ इस देश की मीडिया लगातार लिखती रही। मुझे याद आ रहा है कि साल 2017-18 का वक्त था जब देश में 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ था। एक तो 90 के बाद पहली बार इस देश के विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी व्यवस्थित तौर पर विद्यार्थी और प्रोफेसर बनना शुरू करते हैं। भारत में एनडीए का मोदी सरकार 13 पॉइंट रोस्टर ले आती है, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ले आती है। देश भर में आंदोलन होता है जिसकी शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से होती है और उस आंदोलन की आवाज को सदन में उठाने वाला एक समाजवादी तेवर का नेता, हालांकि बाद में पूरे देश के उस समय के विपक्षी दलों ने लड़ाई लड़ी, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी लोगों ने, सबने मिल करके वो लड़ाई लड़ी। सामाजिक न्याय और संविधान को मानने वालों ने लड़ाई लड़ी। एक भाषण संसद में वायरल होता है, 200 पॉइंट रोस्टर आ चुका है। फिर एक समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टी का, नेताजी का राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सदन में एक शानदार भाषण देता है। जरा सुनिएगा इस भाषण को। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी जवाब के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूं, कोई नई बात मुझे नहीं करनी। अध्यक्ष जी, मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद 27% आरक्षण का प्रावधान देश में हुआ और जो देश के विश्वविद्यालयों के अंदर जो स्थिति है आज की तारीख में, अध्यक्ष जी, 2371 प्रोफेसर्स में से केवल एक प्रोफेसर ओबीसी का, 4708 एसोसिएट प्रोफेसर में केवल 6 प्रोफेसर ओबीसी के। ये जवाब है इसका, मंत्री जी का जवाब है। जब बैठो, चुप बैठो, क्या बात करते हो? सुनोगे भी नहीं, ये मंत्री का जवाब है। मंत्री का जवाब नहीं सुनोगे तुम। अध्यक्ष जी, सहायक प्रोफेसर में 9521 में 1745 प्रोफेसर। माननीय मंत्री जी,
मंडल आयोग की सिफारिश देश के संविधान, इसी सदन के पास किए हुए कानून की भावनाओं के अनुरूप मेरा एक ही आपसे प्रार्थना भी है और सवाल भी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो 27% हक पिछड़ों को मिलना चाहिए, ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कब तक मिलेगा? मैं ये नहीं कहता कि अकेले आपका दोष है, दोष इन लोगों का भी है जो इतने दिनों से चलाए हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि पिछड़ों को न्याय मिले, चाहे आप दो चाहे कोई दो, और नहीं दोगे तो संघर्ष होगा सड़कों पर। ये मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के तब के बदायूं से सांसद और अब के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव का, और वो यूं ही नहीं कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर एक दस्तावेज दिखा रहा हूं, गौर से इस दस्तावेज को देखिए। धर्मेंद्र यादव एक ट्वीट करते हैं, तारीख है 8 अगस्त 2025। धर्मेंद्र यादव लिखते हैं, आज संसद में निजी क्षेत्र की नौकरियों और निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पीडीए समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर मेरे 2 अलग अलग विधेयक प्रस्तावित थे, परंतु बिहार में केंद्र सरकार द्वारा वोटों की हेराफेरी के कारण विपक्ष को मजबूरन सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मैं शीतकालीन सत्र में एक बार फिर इन विधेयकों को स्थापित करने की कोशिश करूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए के हकों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और उस दस्तावेज को अब गौर से देखिए। 2025 में 66 नंबर और 68 नंबर इसके दस्तावेज हैं, जिसमें से क्रम संख्या 217 श्री धर्मेंद्र यादव प्रस्ताव करेंगे कि निजी क्षेत्र की सेवाओं नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक पुनः स्थापित भी करेंगे। और विधेयक क्या है? निजी क्षेत्र की सेवाओं और नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक 2025। और दूसरा 218 क्रम संख्या पर श्री धर्मेंद्र यादव प्रस्ताव करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों ब्रैकेट में सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, गौर से इस बात को समझे रहिएगा, में प्रवेश में आरक्षण प्रदान कराने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। और विधेयक का शीर्षक है, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण विधेयक 2025। इसीलिए मैंने धर्मेंद्र यादव से बात शुरू की, तब जाकर के संसदीय समिति जो शिक्षा की है उसके रिपोर्ट को आपसे साझा करूंगा। धर्मेंद्र यादव और इससे पहले और भी कुछ लोगों ने इस तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव ने यह कोशिश पहले ही व्यवस्थित तरीके से संसद के पटल पर विधेयक के तौर पर प्रस्तावित किया था कि नौकरियों, निजी क्षेत्र की नौकरियों और निजी क्षेत्र के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी यानी पीडीए समाज को आरक्षण मिले। मंडल कमीशन की ये सिफारिश, मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि निजी क्षेत्र जैसा तो कुछ होता नहीं अगर आप सरकार से 1% भी कोई मदद लेते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिश में एक सिफारिश 90 में लागू हुई और दूसरी 2006 में, बाकी तो अभी भी लागू किए जाने की बाट जो हो रही है। भले ही प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए और कहे कि मैं ओबीसी हूं, उसने आज तक मंडल कमीशन का नाम तक नहीं लिया। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। ऐसे में उन सिफारिशों में से एक सिफारिश निजी क्षेत्र में आरक्षण की है, निजी क्षेत्र के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण की है। अब आइए उस समिति की रिपोर्ट को गौर से देखिए जिसने तहलका मचा दिया है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति, उसका ये रिपोर्ट है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के विशेष प्रावधान संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) का कार्यान्वयन संबंधी 370वां प्रतिवेदन, जिसे 20 अगस्त 2025 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 अगस्त 2025 को ही लोकसभा के पटल पर रख दिया गया है, जो अब एक सरकारी सार्वजनिक दस्तावेज है। इस समिति ने सिफारिश कर दी है कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को भी एससी, एसटी, ओबीसी का संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण प्रतिशत देना पड़ेगा। इस समिति के चेयरमैन हैं दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी इस शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जिसे 26 सितंबर 2024 को गठित किया गया था, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद और सचिवालय के लोग शामिल हैं। और दिग्विजय सिंह जिस समिति के अध्यक्ष हैं, उस समिति में बीजेपी के भी सांसद हैं और सारी पार्टियों के सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के। और इस समिति ने देश के सामने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अब मैं बहुत गौर से एक एक बिंदु आपको समझाता हूं कि क्यों इस समिति की रिपोर्ट को एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनाकर देश भर के विश्वविद्यालयों में घुमाइए, इस देश भर के SC, ST, OBC को पढ़वाइए, जिसे पढ़ने ना आता हो उसे बोलकर समझाइए कि तुम्हारे बच्चों के भविष्य को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। और एक संसदीय समिति ने आंकड़े रख दिए हैं और सिफारिश कर दी है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो यहां भी SC, ST, OBC के बच्चे पढ़ने नहीं आ पाएंगे और न उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में यह बड़ा काम हुआ है। इस समिति के तमाम मेंबर UGC के सचिव, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत, अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत, शिव नाडर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु, मणिपाल उच्च शिक्षण अकादमी मणिपाल समेत तमाम निजी विश्वविद्यालयों के दौरे किए। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के भी दौरे किए हैं। जैसे उस समिति ने जब BHU का दौरा किया था तो हड़कंप मच गया था। क्या धांधली, क्या भ्रष्टाचार, 3 साल से वहां EC का नियुक्ति नहीं हुई थी। और इस समिति ने अब तक का सबसे शानदार काम किया है दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा क्योंकि इसकी रिपोर्ट उसकी कहानी बताती है। लेकिन इस समिति का यह प्रतिवेदन मूल रूप से निजी शैक्षणिक संस्थानों पर केंद्रित है, इसलिए उसको सिलसिलेवार जरा समझिएगा। इसकी एक पृष्ठभूमि यह है कि साल 2005 में 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिनियम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5) राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को सक्षम करके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके कार्यान्वयन का औचित्य इन समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक नुकसानों से बनी गहरी सामाजिक असमानताओं को दूर करने में निहित है। आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई को सक्षम करके अनुच्छेद 15(5) शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जो सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और अवसरों में असमानता कम होती है। यह प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जाति और सामाजिक आर्थिक कारकों द्वारा हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें मुख्यधारा में शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसे मैंने इसलिए पढ़ा कि आप बुनियादी तौर पर संविधान के द्वारा SC, ST, OBC को आरक्षण क्यों मिलता है और शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में भागीदारी कितनी बड़ी अहमियत रखती है कि वो सब कुछ के बदलाव का आधार बनती है। ये एक समिति अपने शुरुआती पन्ने में इस बात को दर्ज करती है और उसके बाद एक एक विश्वविद्यालय का आंकड़ा ग्राफ के जरिए आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूं। बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर इसकी ऐसी ही शानदार कई चीजों को मैं पढ़ते रहूं तो। लेकिन मैं सबसे जरूरी 2 पक्ष अब आपके सामने रखूंगा। कई निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के ग्राफ आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, जिनमें आप 2 चीजें देखिएगा कि इन विश्वविद्यालयों की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, कितने लाख रुपए में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री मिल रही है। और दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा, SC, ST, OBC कितने % पहुंचे। अब एक एक करके उन निजी विश्वविद्यालयों के ग्राफ देखिए। सबसे पहले बिरला प्रौद्योगिक एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी राजस्थान का ये ग्राफ आपके सामने है, जो 25-26 के शैक्षणिक वर्ष में डिग्री कार्यक्रम B फार्मा में 60,500 रुपए प्रवेश शुल्क एक मुश्त लेता है और वार्षिक ट्यूशन फीस 5.5 लाख है और वार्षिक छात्रावास फीस लगभग 65,000 है। बाकी क्या ग्राफ में नीचे देखते जाइए। मिसाल के तौर पर अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रवेश योजना BE, B फार्मा, MSc में 14 लाख रुपए सालाना फीस है और लगभग 1.5 लाख रुपए एडमिशन फीस है। अब इस ग्राफ के आगे देखिए, तालिका 3 जो ये बताती है कि इसमें जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे आए, EWS, OBC, SC, ST कितने लोग आए और उनका आंकड़ा बताता है कि एक तरफ सामान्य श्रेणी में तकरीबन 3,500 लोग 2024-25 में हैं
और वहीं ओबीसी में मात्र 514, एससी में 29 और एसटी के 4। देश का एससी एसटी ओबीसी जो 90% है, वो इस विश्वविद्यालय में कितने परसेंट है? 10-15% से ऊपर है कि नहीं? आप कैलकुलेशन करिए। अगला चार्ट देखिए। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत, ये अपने ग्रेजुएशन की फीस 4.5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक इसकी फीस है और लगभग 3.5 लाख रुपए सालाना हॉस्टल की फीस है। अगली श्रेणी पर देखिए, 2024-25 के आंकड़े बता रहे हैं कि तकरीबन कुल 3,500 छात्रों में से मात्र 250 से 291 तक ओबीसी, 28 से 31 तक एससी, 29 से 19 तक एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, बाकी 3,000 जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। आपकी आंखें जो देख रही हैं उसे यकीन करिए, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है। एक आंकड़ा प्रोफेसर मनोज झा ने पूछा था राज्यसभा में, और जिसने बताया कि 82% से लेकर के 93% तक प्रोफेसर की एससी एसटी ओबीसी की पोस्ट खाली है, प्रोफेसर नहीं है, पद खाली है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जरा देखिए कि आपके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अशोका विश्वविद्यालय, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालयों की सूची बनाई गई और एक स्क्रीन तालिका 6 की देखिए, जो बताती है कि साल 2024 में इस कैंपस में 860 बच्चों में से एससी एसटी दोनों मिलाकर 18% हैं, ओबीसी 32% है और सामान्य 50% है। और आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन कहता है 52% है, और ओबीसी अपनी आबादी के आधा आरक्षण पाए और उस आरक्षण से भी कम उनका प्रतिनिधित्व अगर मिले तो फिर सोचना चाहिए कि कहां है वो। मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी की सूची जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसके कर्मचारियों की संख्या में ठीक ठाक ओबीसी हैं लेकिन विद्यार्थी कम है। ऐसे ही प्रोफेसरों के, ऐसे ही कर्मचारियों के बहुत सारे आंकड़े इस सिफारिश इस समिति की रिपोर्ट में है। इस समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की है इस देश से। समिति नोट करती है कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के मामले में शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाले 93वें संविधान संशोधन की वैधता की जांच की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था। न्यायालय ने ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर को इन लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ ओबीसी के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचे और आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की आवश्यकता के योग्यता के सिद्धांत के बीच संतुलन बना रहे। इस आरक्षण को बरकरार रखते हुए, यानी सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी और संसद द्वारा बनाए गए नियम, इन सब के मुताबिक विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन समिति कह रही है कि बिल्कुल भी नहीं के बराबर मिला है। समिति आगे भी लिखती है कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 685 सरकारी प्रबंधित विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थान और 473 निजी गैर सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय थे। तब से निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में केवल वृद्धि हुई है और वर्तमान में यूजीसी के अनुसार देश में 517 निजी विश्वविद्यालय हैं। AISHE रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार डिग्री कॉलेजों में भारत के 45,473 कॉलेजों में से केवल 21% सरकारी संस्थान है, 13% निजी सहायता प्राप्त है और 65% से ज्यादा निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान है। और इस रिपोर्ट के आखिरी के पन्नों में उन सारे कैंपसों की सूची भी दी गई है जिनमें बढ़ता जा रहा है प्रतिशत निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों का और घटता जा रहा है प्रतिशत इस देश के 90% एससी एसटी ओबीसी आबादी का। इसलिए समिति सिफारिश कर रही है कि एक तो निजी संस्थान इतना भयानक फीस ले रहे हैं, जितना भयानक फीस देने की स्थिति इस देश के 90% गरीबों में 90% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी हैं, और उन 90% एससी एसटी ओबीसी में सबसे ज्यादा समुदाय उनका है जो इतनी फीस नहीं दे सकते। तो ये अमीरों के लिए भी आरक्षित हो गया और थोड़े से मुट्ठी भर ताकतवर उच्च वर्ण के लोगों के लिए भी। इसलिए इस समिति की रिपोर्ट क्रांतिकारी है। सिफारिश के पॉइंट 4 में यह समिति कहती है कि राज्य के लिए इन वर्गों के छात्रों को समायोजित करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को पूरी तरह लागू करने के लिए कानून के माध्यम से सकारात्मक कदम उठाना अनिवार्य होगा। और समिति 5वें बिंदु में सिफारिश करती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को संसद द्वारा कानून बनाकर पूरे देश में
पूरे तरह से लागू किया जाए। समिति सिफारिश करती है, गौर से इसे सुनिएगा और गौर से देखिएगा और गांव-गांव से पहुंचाइएगा कि इस देश की शिक्षा संबंधी संसदीय समिति दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में जो बनी है, जिसमें देश के सभी दलों के नेता चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं, वह सिफारिश कर रही है कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 27%, 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। यह वो बिंदु है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए आपके सामने विस्तार से मैंने ये बात रखी। और तो इसमें इस समिति की रिपोर्ट में और भी बहुत सारी ये चीजें हैं, और मैं तो ये भी चाहता हूं कि जितना केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी रिपोर्ट भी जब आए तो मैं उस पर भी विस्तार से बात करूं कि ये DU, JNU, जामिया, BHU, HCU और वर्धा से लेकर के तमाम विश्वविद्यालयों के भीतर क्या चल रहा है, वहां तो और खेल हो रहा है। लेकिन फिलहाल निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में कई गुना फीस महंगी होती चली गई और कई गुना प्रतिशत SC ST OBC का घटता चला गया। इसलिए क्रांतिकारी काम करते हुए दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने इस देश के सामने मंडल आंदोलन, बाबा साहब के संविधान और सामाजिक न्याय के विचार का एक रास्ता खोलने की सिफारिश कर दी है। अब जरा आप बताइए, लोकसभा और राज्यसभा, भारत की मोदी सरकार क्या इस सिफारिश को मानेगी कि नहीं मानेगी कि इस देश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में SC ST OBC को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण लागू होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना तब पूरा होगा, BP मंडल का सपना तब पूरा होगा, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वालों का सपना तब पूरा होगा। इस क्रांतिकारी रिपोर्ट को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक में आपको PDF भेज रहा हूं, देखिएगा। और धर्मेंद्र यादव से बात शुरू करके दिग्विजय सिंह तक तमाम उन समाजवादी और सामाजिक न्याय वाले लोगों को जो आपके लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात को देखिए और गांव को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तब जाकर के निजी क्षेत्र, कोई निजी नहीं होता है, एक बार मंडल कमीशन की सिफारिश भी पढ़िएगा, लेकिन इस क्रांतिकारी रिपोर्ट ने इस देश को समावेशी बनाने का एक रास्ता बनाया है। इसलिए इस वीडियो को गांव गांव पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो समझेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया। जो लोग हाथ से कलम और किताब छीन रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ठेका खुलवाना चाहते हैं, खुद की डिग्रियां उनकी पता नहीं और वह शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे देश को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। और शुक्रिया अदा करिएगा धर्मेंद्र यादव से लेकर के दिग्विजय सिंह तक जैसे लोगों का और उन समिति के शामिल तमाम लोगों का जिन्होंने एक रास्ता खोला है। अब आप नजर रखिए कि संसद से आप ये कानून बनवा पाते हैं कि नहीं, कि इस देश के हर एक शैक्षणिक संस्थान में इस देश के 90% आबादी संविधान द्वारा मिले हुए आरक्षण के मुताबिक होनी चाहिए। विद्यार्थी भी होनी चाहिए, प्रोफेसर भी होनी चाहिए, कर्मचारी भी होनी चाहिए। मैंने अपना काम किया, अब इस वीडियो को घर घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करिए और शेयर करके जागरूकता बढ़ाइए, कलम किताब को बचाइए, बाबा साहब के संविधान को बचाइए, ताकि आपके बच्चे आपसे जब सवाल करेंगे जब बर्बादी हो रही थी तब तुम क्या कर रहे थे, इन लोगों की तमाम चीज़ों को सामने रख के कहिएगा कि तब मैं लोगों को समझा रहा था। ये वीडियो कैसी लगी नीचे टिप्पणी में अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।